अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर। नया दिन के साथ मैं हूँ सैयद फैसल करीम और मैं हूँ महक असलम। मंडे मुबारक जनाब। कैसा गुजरा आपका वीकेंड? उम्मीद है बड़ा अच्छा गुजरा होगा। जब वीकेंड की बात होती है ना तो हर इंसान का ये दिल चाहता है कि यार वीकेंड है, कहीं बाहर घूमा जाए, कहीं फिरा जाए, शॉपिंग। हाँ। आपने क्या किया वीकेंड पे? हम घूमे ना, लॉकडाउन में हम घूमे, एक कमरे से दूसरे कमरे, दूसरे कमरे से ये देखिए, अब ये वाला घूमना जो है ना, ये थोड़ा सा खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आज हम जरा कराची वालों के लिए एक अच्छी खबर लेकर आए हैं। आज का दिन कराची वालों के लिए अच्छा दिन है क्योंकि एक बार फिर कोरोना के बायस आयद पाबंदियां उठा ली गई हैं, हटा दी गई हैं। आज से कराची समेत सिंध भर में कारोबार रात 8 बजे तक जारी रहेगा। जुम्मे और एतवार को सेफ डे के तौर पर मनाया जाएगा। खाबों के शौकीन अफराद आज से घर से बाहर खाना खा सकेंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अब सिर्फ घर में बैठ के खाना नहीं खाना पड़ेगा, बल्कि आराम से जो है ना बाहर जाके अब खाना खा सकेंगे। लेकिन सूबाई हुकूमत ने होटल्स पर सिर्फ आउटडोर डाइनिंग की इजाज़त दी है। इनडोर पर मुकम्मल पाबंदी है। आउटडोर के लिए भी रात 10 बजे तक की इजाज़त होगी। अगर आप 10 बजे के बाद जाएंगे तो आपको खाना नहीं मिलेगा। और अगर हम बात कर लें जनाब शादी की तकरीबात की, तो खुले मकामात पर शादी की तकरीबात हो सकती हैं 10 बजे तक हो सकती है, वो भी 10 बजे तक, और वो भी 300 बंदों के साथ। खैर, इंडोर जिम्स में सिर्फ वैक्सीन लगवाने वाले अफराद को जाने की इजाज़त होगी, जबकि महकमा दाखिला ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर से आयद पाबंदी भी उठा ली है। ताहम कराटे, बॉक्सिंग और कबड्डी जैसे खेलों पर पाबंदी बरकरार रखने का फैसला किया गया है। और मज़ारात पर ज़ायरीन की हाज़िरी और इज्तिमात पर तो मुकम्मल पाबंदी है। अब तालीमी इदारों की बात करें तो वो आशूर तक बंद रहेंगे। मुलतवी शुदा इम्तहानात 10 अगस्त से लिए जाएंगे। प्रोग्राम में आगे चलकर कराची में पाबंदियां उठने के बाद की ताज़ा सूरत हाल और शहर में मस्बत केसेस की शरह समेत आइंदा के इक़दामात पर हम तफसीली बात करेंगे। अभी आगे बढ़ते हैं। और मैं वक्त कितना तेजी से गुजर रहा है, पता भी नहीं चलता ना। दुनिया भर को लपेट, बिल्कुल ऐसे घंटे गुजरते हैं, तकरीबन 1.5-2 साल होने वाले हैं। दुनिया भर को लपेट में लेने वाले इस खतरनाक वायरस कोरोना, इसकी तशखीस से मुताल्लिक लगता है कि अभी कुछ अरसे पहले की तो बात है कि वायरस दुनिया भर में फैल गया था। इसने खूब तबाही फैलाई थी, लातादाद प्यारों को हमसे छीन लिया था, बहुत से घर उजाड़ दिए थे। लेकिन पाकिस्तान समेत दुनिया भर में इस वायरस के खात्मे के लिए जिद्दोजहद की जाती रही है। और बड़ी अच्छी बात है क्योंकि हमारी जो पॉलिसीज़ है ना, उसको बड़ा सराहा गया कि हुकूमत पाकिस्तान ने इस पूरे तमाम तर वक्त में जिस तरह से लड़े हैं, जिस तरह से पॉलिसीज़ अपनाई हैं, उसकी बहुत सारे ममालिक ने तारीफ़ भी की। NCOC को भी कोरोना से लड़ते 500 दिन अब मुकम्मल हो चुके हैं। अब तक के सफ़र पर वज़ीर आज़म ने NCOC टीम को खराज तहसीन पेश किया है। ट्विटर पैगाम में खान साहब लिखते हैं कि अल्लाह ने पाकिस्तान को कोरोना के बदतरीन असरात से महफूज रखा। NCOC ने इसमें अहम किरदार अदा किया। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने भी NCOC को मुबारकबाद दी और उनका ये कहना है कि NCOC ने साबित किया है कि स्मार्ट प्लानिंग में पाकिस्तान दीगर अक़वाम के साथ सफ़े अव्वल में खड़ा है। सरबरा असद उमर ने लिखा कि कौम ने कोरोना का मुकाबला किया और दुनिया में पजीराई हासिल की। NCOC की काविशों पर डॉक्यूमेंट्री भी जारी की गई है। NCOC की काविशें, खान साहब की पॉलिसीज़, नया दिन की टीम सलाम पेश करती है क्योंकि जितना मुश्किल वक्त हमने देखा है, इस मुश्किल वक्त में इतनी स्मार्ट प्लानिंग के साथ चलना और बड़ी अक्लमंदी के साथ आगे बढ़ना, यकीन कीजिए बड़ा मुश्किल, बड़ा चैलेंजिंग रहा है, लेकिन हुकूमत पाकिस्तान ने करके दिखाया है। आगे बढ़ते हैं और उम्मत मुस्लिमा के लिए इंतहाई अहम और अच्छी खबर आपको देते हैं। एक बार फिर अल्लाह के घर जो हाज़िरी है वो मुमकिन हो सकेगी क्योंकि गैर सऊदी हुकूमत ने गैर मुल्कियों को उम्रे की इजाज़त दे दी है। गैर मुल्कियों के लिए उम्रा दरख्वास्तें आज से वसूल की जाएंगी। दरख्वास्तें जमा करवाने वाले अफराद को तस्दीक शुदा कोरोना सर्टिफिकेट जो वैक्सीनेशन का है उसको दिखाना लाजमी होगा। हुकाम के मुताबिक दरखास्तों की तादाद 20 लाख तक बढ़ाई जाएंगी और उम्रे के दौरान कोरोना SOPs पर सख्ती से अमल किया जाएगा। और शुक्र है ये कि वो तमाम लोग, हम हमेशा बात करते हैं कि बड़े नसीब वाले होते हैं जो यहाँ जाते हैं, अल्लाह का घर देखते हैं, पूरा साल कोशिश करते हैं कि काश हमारी दरख्वास्त मंजूर हो जाए, हम चले जाएं। अब जनाब आप सर्टिफिकेट दिखा सकते हैं वैक्सीनेशन का और आप वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस मकसद के लिए तमाम तर जो इंतजामात हैं वो अब मुकम्मल कर लिए गए हैं। प्रोग्राम में थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, ज़रा बात करते हैं पड़ोसी मुल्क अफ़गानिस्तान की, जहाँ हर गुजरता दिन हालात को मजीद कशीदा बनाता जा रहा है। तालिबान ने चौथे सूबाई दारुल हुकूमत कंदूज पर भी कब्जा कर लिया है। मज़ार शरीफ और तखार में शदीद लड़ाई जारी है। अमेरिकी सदर जो बाइडन के हुक्म पर B-52 तैयारों और स्पेक्टर गन जो शिप्स हैं उसने शबर गाजी में तालिबान पर शदीद बमबारी की है। ये जो बढ़ते तसादुम हैं ये वाकई एक इंतहाई ख़तरनाक सूरत हाल की जानिब हमें लेके जा रहे हैं। और
जनरल दोस्तम ने अशरफ गनी को मार्शल लॉ लगाने का मशवरा दिया है। लेकिन जब भी हम फैसल मार्शल लॉ की बात करते हैं हमें लगता है कि कोई भी मुल्क इसका मुतहम्मिल नहीं हो सकता। लेकिन अफगानिस्तान की जो सूरत हाल इस वक्त बनी हुई है, हर बदलते दिन पे एक नई सूरत हाल पैदा होती जा रही है। पहले अफगान आगे मार्च करते हैं, उनको पिछले दिनों मज़ाहमत का सामना भी करना पड़ा, लेकिन अब जो फाइनल पुश के लिए वो जा रहे हैं वो बहुत ही अहम है। और अब तो आप देख सकते हैं कि कुंदोज हो जाए या फिर मदार शरीफ हो जाए, वहाँ पर इनका कब्जा बढ़ता जा रहा है। और ये जो बढ़ता कब्जा है, ये जो सूरत हाल है पाकिस्तान के लिए भी थोड़ी तशवीशनाक सूरत बहुत ज़्यादा है। इसीलिए पाकिस्तान बारहा मुज़ाकरात जो है उसकी तरफ बात कर रहा है। बारहा ये बात की जा रही है कि जंग किसी मसले का हल नहीं है। तो देखना यह है कि क्या इस की सूरत हाल बनती है। शो में इस पर आगे भी बात करेंगे। अब एक और जंग की बात करते हैं, लेकिन ये ऐसी है जो जंग हर तरफ खुशियां ला रही है। हम बात करें मेडल्स की जंग की, मेडल्स की जंग की। एथलीट्स ने खूब जान लगाई है। शानदार तकरीब के साथ टोक्यो ओलंपिक्स का इख्तिताम हो गया। 17 दिन तक ये इवेंट जारी रहा और 206 ममालिक के 11,000 से ज़ायद एथलीट्स ने सलाहियतों का शानदार मुजाहरा किया, जिसमें हमारे भी दस्ते और वो जो दस्ता जिसमें 10 थे वो बगैर किसी मेडल के वापस आया। 39 गोल्ड मेडल्स के साथ अमेरिका ने मेला लूट लिया। चीन जापान दूसरे नंबर पर रहे। अरशद नदीम हमारा दिल उन्होंने जीता, इससे पहले तलहा तालिब उन्होंने हमारा दिल जीता। लेकिन ज़रूर हम अब आगे आने वाले दिनों में और आज भी ये मुद्दा ज़रूर उठाएंगे कि भाई कब तक दिल ही जीतना है, मेडल्स कब जीतना है। क्योंकि देखें, मैं अरशद नदीम कल पर जब मैच हुआ ना तो मैं देख रही थी उनके वालिद साहब की गुफ्तगू। कम वसाइल में वो जहाँ तक पहुँचे ना फैसल, आप उनका तकाबुल कर ले, आप उनका तकाबुल नीरज चोपड़ा जिन्होंने इंडिया से गोल्ड मेडल लिया है उनके स्पॉन्सर्स देख लें, उनकी ट्रेनिंग देख लें। लोगों को ये भी बताना यहाँ पे मकसूद है कि जो इंडिया के कोच था वो वाहिद बंदा है दुनिया में, वो वाहिद जेवलिन थ्रोअर है जिसने 100 मीटर से जायद का रिकॉर्ड बनाया हुआ है। अब आप एक साइड पे हाई टेक परफॉर्मेंस वाले कोच रख रहे हैं, स्पॉन्सर्स इतने ज़्यादा हैं, और दूसरी जानिब आपके पास वसाइल नहीं है लेकिन सलाहियतें हैं। और वो सलाहियतें अगर बगैर वसाइल के आपको चौथे 5वें नंबर पे लेके जा सकती हैं, तो अगर वसाइल कहाँ खड़े होंगे। तो हम कोई मेडल तो नहीं जीत सके, लेकिन अब ज़रूर ये चीज़ फैसला करना अब रह गया है कि क्या वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का जो ये कहना था कि अब मैं मज़ीद स्पोर्ट्स पे वक्त लगाऊंगा, देखते हैं कि और बड़ा ज़रूरी है। क्योंकि खान साहब की हर स्पीच में ना हमें स्पोर्ट्समैनशिप का बड़ा अच्छा मजहर हमें उनकी स्पीच में नज़र आता है। लेकिन जब मैं एक हमेशा बात करती हूँ कि एक मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म जो कि ख़ुद स्पोर्ट्स से जिसका ताल्लुक़ रहा है और जो कि ख़ुद एक बड़े अच्छे खिलाड़ी रहे हैं, उस मुल्क में खेल के मैदान कितने ज़बोहाली का शिकार है। फिर सवाल उठता है कि क्यों और कब तक ऐसा जारी रहेगा। आगे बढ़ते हैं जनाब, एक दफ़ा फिर से हम बात करेंगे कराची की और जानते हैं कि लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद शहर में सूरत हाल है क्या दुकानें सुबह में खुल गई हैं या फिर लोगों ने कहा है कि आज तो सारा दिन दुकानें चलेंगी जनाब, ज़रा आराम से उठेंगे, आराम से दुकानें खोलेंगे। हमारे नुमाइंदे यासिर हुसैन हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे बात करेंगे। यासिर, गुड मॉर्निंग, कहाँ पर मौजूद हैं आप? क्या माहौल देख रहे हैं बाजार का? दुकानें खुल गई हैं और क्या लोग अभी से ही बाहर नजर आ रहे हैं या फिर आज लोगों को इत्मीनान है कि 8 बजे तक का वक्त है? जी बिल्कुल, देखें इस वक्त मैं मौजूद हूँ सदर के इलाके ज़ैबुद्दीन स्ट्रीट पर, जहाँ पर मार्केट्स जो हैं वो खुलना शुरू हो चुकी हैं। लोगों ने इत्मीनान का सांस लिया है और खुशी की लहर दौड़ गई है, क्योंकि 10 दिन के तवील अरसे के बाद जो है वो आज से कारोबार दोबारा शुरू किया जाएगा। मगर सिंध हुकूमत ने जो है वो ये भी ताकीद की है कि जब कारोबार खोला जाए तो तमाम तर SOPs का भी ख़ास तौर से ख्याल भी रखा जाए। मार्केट्स खुल गई हैं, रात 8 बजे का वक्त मिला है सिंध हुकूमत की जानिब से। और अगर मेरे पीछे मेरे अकब में अगर मेरे कैमरामैन राशिद इशरत आपको दिखाएं तो दुकानें जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता खुल रही हैं। कुछ दुकानें खुल चुकी हैं मुकम्मल तौर पर और कुछ दुकानदार जो हैं वो वक्तन फ़वक्तन जो है मार्केट पहुंच रहे हैं और दुकानें खोलने का जो है वो आगाज़ किया जा रहा है। जबकि अगर हम बात कर लें रेस्टोरेंट्स की, तो रेस्टोरेंट्स को सिर्फ टेक अवे की इजाज़त दी गई है, वो भी 6 बजे तक के लिए, 10 बजे तक के लिए। इंडोर जो है उस पर अभी तक पाबंदी है, जबकि स्कूल जो हैं वो स्कूल के ऊपर जो पाबंदी है वो आगे बढ़ा दी गई है, वो मुहर्रमुल हराम के बाद जो है खोले जाएंगे। अच्छा यासिर, जहाँ आप खड़े हैं ये इस वक्त तो अभी 9:15 हो रहे हैं ना, इसलिए अभी यहाँ पे लोग जाग रहे हैं,
लेकिन 2 से 3 घंटे बाद यहाँ पे तिल धरने की जगह नहीं रहती। ख़ास तौर पे आज वो पहला पीर है कि जब लॉकडाउन के बाद जो है वो चीज़ें खुली हैं। तो जो यहाँ के लोग हैं, जो शॉपकीपर्स हैं, पहले भी हमने देखा था जब पहली लहर दूसरी लहर में यहाँ पे 1-2 दिन किया गया SOPs को फॉलो, उसके बाद तो नज़रअंदाज कर दिया गया। क्या इस बार जो दुकानदार हैं या फिर जो बाज़ार एसोसिएशन है, मार्केट एसोसिएशन है, वो इस चीज़ को यकीनी बनाने की ख्वाह भी है कि आप मास्क पहनेंगे एक से ज़्यादा, या अगर रश हो जाए दुकान में तो आप बाहर लाइनें बनवाएंगे? जो बिल्कुल फैसल देखें, जब 10 दिन 15 दिन इस तरह का जब गैप आ जाता है ख़रीदारी के लिए लोगों का, तो रश जो है वो ऑटोमेटिक बढ़ जाता है। मगर इसके ऊपर बिल्कुल ख्याल रखना चाहिए आवाम को भी और दुकानदार हजरात को भी कि SOPs का मुकम्मल तौर पर ख्याल रखा जाए। जबकि मार्केट के एसोसिएशन जो है उन्होंने कहा है कि हम पूरी तरह से जो है इसका ख्याल रखेंगे कि लोग जो है बिना मास्क के अंदर ना आए और ज़्यादा रश जो है वो दुकानों में ना हो। और जैसे कि आपने बताया कि आज पीर का रोज़ है, यानी कि हफ्ते का पहला दिन है, शुरू हुआ है हफ्ता, और काफ़ी दिन के बाद जो है मार्केट खुली है। लोगों ने जो ख़रीदारी नहीं करी थी, जो चीज़ें उनकी रह गई हैं, वो लेने मार्केट्स पहुँचेंगे तो ज़्यादा रश बढ़ सकता है। इसके लिए मार्केट्स का जो इंतज़ामिया है वो पूरी तरह से तैयार है कि किस तरह इस पे अमल दरामद करवाना है SOPs पे, तो और लोगों को जो ग्राहक हैं उनको किस तरह से मैनेज करना है। वक्त बताता है कि किस तरीके से यहाँ पे मैनेजमेंट होती है। यासिर, आपका बहुत शुक्रिया, क्योंकि आप हमें अपडेट कर रहे थे। कराची सुबह से मार्केट जो हैं उनके खुलने का आगाज़ तो हो गया है। नई SOPs के हिसाब से जो थी वो 10 बजे तक टेक अवे की इजाज़त है, अभी इंडोर डाइनिंग की इजाज़त नहीं है, आउटडोर की इजाज़त है। इसके अलावा मार्केट जो है कारोबार भी खुल रहा है। लेकिन ये तो हमने बात की लोगों की। अब इस हवाले से हम कोशिश करते हैं बात करने की कि पिछला जो गुजरा है हफ्ता, उसमें गवर्नमेंट की इम्प्लीमेंटेशन कैसी थी। क्योंकि अगर आप NCOC के आज के ये आप स्टैटिस्टिक्स भी देख सकते हैं कि जो मस्बत शरह है 8.09% है, और इसके अलावा जो डेथ्स हैं पिछले 24 घंटे में 68 हुई हैं, पॉजिटिव केसेस 4,445 हुए, टोटल टेस्ट जो कैरीड आउट किए गए हैं वो 55,000 किए गए हैं। तो हमारा फोकस है सिंध, और सिंध बिलउमूम बिलखुसूस कराची, जहाँ पे लॉकडाउन लगाया गया। हमने शुरू के 2 दिन देखे कि किस तरीके से लोगों का जम्मे गफ़ीर वैक्सीनेशन सेंटर्स में घुसा, और उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता ये रश कम होना शुरू हुआ। लोगों को फिर रियलाइज़ हुआ, लोग गए, लोगों ने एटलीस्ट सिंगल जो डोज थी वो लगवाना शुरू की। लेकिन अब क्या सूरत हाल है? क्या इस हुकूमत में सिंध हुकूमत जो टारगेट अचीव करना चाहती थी, क्या उसने किया? अगर किया तो वेल एंड गुड, अगर नहीं किया तो फिर क्या हम मजीद आगे इसी तरह के महक लॉकडाउन देख सकते हैं? बिल्कुल, और अगर नहीं किया तो फिर ये कि हिकमत अमली अब क्या अपनाई जाएगी। पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए सेहत सिंध कासिम सुमरो साहब ने हमें ज्वाइन किया। कासिम साहब, बेहद शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। सबसे पहले तो हम आज प्रोग्राम के स्टार्ट में भी हमने कहा कि कराची वालों के लिए अच्छी खबर है जी कि 8 बजे तक अब कारोबार चल सकेगा। लेकिन वही फैसल वाली बात कि जो टारगेट सेट किया था सिंध गवर्नमेंट की जानिब से, क्या वो हमने अचीव कर लिया? जो आज हमने ये कह दिया कि अब लॉकडाउन हट रहा है, दुकानें 8 बजे तक खुल रही हैं, डाइन आउट 10 बजे तक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। टारगेट के हवाले से अगर आप बात करेंगे तो देखें, जब लॉकडाउन किसी फॉर्म में भी सख्ती जब आती है और जब आपके मोबिलिटीज़ को जो है वो रिड्यूस किया जाता है या बिल्कुल बंद कर दिया जाता है, तो उसका इम्पेक्ट हमेशा 1 हफ्ता 10 दिन के बाद आता है। तो हमें 8 से 9 दिन हुए, और अभी हम समझते हैं कि 4-5 दिन अगले जो हैं वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। लेकिन जो इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है वो ये है कि हमारी जो इन्फेक्टिविटी का जो रेट है वो पिछले 2 से 3 दिनों में थोड़ा रिड्यूस हुआ है। वो चीज़ लाइक पहले जैसे हमने आपके प्रोग्राम में डिस्कस किया था कि हम 30% तक पहुंच चुके थे, अब हम 20 और हावरिंग अंडर 20 के अंदर आ गए हैं। जो कल शाम तक की रिपोर्ट्स हैं कि उसमें तो हम 17-18% पे हैं। विच मीन्स के लॉकडाउन का जो भी फ़ायदा हुआ है वो ये हुआ है कि हमारे पास इन्फेक्टिविटी उस तरह से जो बिल्कुल जिस तरह ज़्यादा मोबिलिटी की वजह से बहुत ज़्यादा फैल रही थी वो इनफैक्ट कम हुई है। तो दूसरा टारगेट था कि मैसिव इनॉकुलेशन जो करनी थी, विच इज़ कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वैक्सीनेट करें। तो हमारा ये ख्याल है कि हमने पूरे सिंध में पिछले जो 8 से 9 दिनों में हम तकरीबन कोई
रफली अराउंड हम 2 मिलियन से ऊपर लोगों को इन दिनों में, ये 8 से 9 दिनों में वैक्सीनेट कर चुके हैं। और कराची में इन पर्टिकुलर हम 1.5 लाख लोग पर डे के हिसाब से हमने वैक्सीनेट किया है पूरे कराची शहर के अंदर। और जैसा आपने कहा कि पहले रश था, फिर अल्लाह का शुक्र है कि हमने जिस तरह से हमने थोड़ा सा लोगों में भी समझदारी आई, और आप का भी बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने इस पर बड़ी एक मैसिव कैंपेन भी चलाई कि एक तो ये एक सबसे इम्पोर्टेंट बात हुई कि लोग डिस्पर्स होके हर सेंटर, हर गांव, हर गली मोहल्ले वाले सेंटर्स पर गए, ज़्यादा बड़े जो सेंटर्स हैं उन पर ज़्यादा रश नहीं हुआ, और इस तरह से हमने वो टारगेट भी अचीव किया है। लेकिन अब इससे आगे क्या, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि अब आज से आगे कैसे चलना है। अब आगे चलने के लिए जैसे हमारे वज़ीर आला साहब ने पहले ही प्रॉमिस किया था कि हम इसको, आप ये जो 8-9 दिन इसको आप सख्त जो है वो डिसीशन तो है, लेकिन उसको आपने पूरे मनो-अन उस पर अमल करना है। तो उससे जैसे हमारा इन्फेक्टिविटी रेट कम होगा तो हम आपकी मार्केट्स और जो मोबिलिटी है उसको हम विद SOPs हम ओपन रखेंगे। तो ये हमारा पिछले दिनों जो NCOC के साथ जो ज्वाइंट मीटिंग हुई थी, असद उमर साहब NCOC को हेड करते हैं, वो भी आए थे, हमारी तरफ से वज़ीर आला साहब भी थे, और बाकी रिलेटेड जितने भी लोग हैं उन्होंने शरीक हुए। और उसमें ज़्यादा एक्सपर्ट्स का ओपिनियन था, और एक्सपर्ट्स का ओपिनियन आज भी यही है, डॉक्टर्स का ओपिनियन, कि हमें जब तक जैसे मैं आपको पता है कि हम हमेशा इस बात को पहले दिन से लेकर आज तक, डॉक्टर्स का भी और आपका भी और हमारा सबका एक ही ओपिनियन है कि इसको ख़त्म करने का एक ही तरीका है कि हम अपने आप को थोड़ा सा डिसिप्लिन करें, वो चीज़ बिल्कुल। और बड़ा ज़रूरी है कासिम साहब ये कि हमें पता होना चाहिए कि हमारी सेहत के लिए क्या ज़रूरी है, क्या ज़रूरी नहीं है। लेकिन आप जो टारगेट की बात कर रहे हैं, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा पर्सनली फील हो रहा है, प्लीज़ बताइएगा कि शायद मैं गलत हूँ, कि शायद सिंध गवर्नमेंट पे कोई प्रेशर था स्टेक होल्डर्स की जाने से कि नहीं, अगर आज से मार्केट्स नहीं खुली तो शायद कोई और एहतजाज जो है मजीद रंग लेके आ सकता है। तो प्लीज़ ज़रा बताइएगा, ऐसा ही था? नहीं, देखिए, प्रेशर गवर्नमेंट्स पब्लिक हेल्थ पे हमें लेना नहीं चाहिए, ना हमने हमारे ऊपर था और ना ही हमने इस प्रेशर तो आपको पता है ना, पिछले जब हमने लॉकडाउन किया था तो आपको याद नहीं है कि कितने सारे मुजाहरे और फिर जो है वो सड़कों पे आना और फिर उसको पॉलिटिकल रंग देना, फिर उसको मैं थोड़ा सा इस पे हमेशा ये बहुत नेगेटिव बात होती है कि इस पे हम सियासत भी करें, मिक्स मैसेजिंग भी करें, और जो इंतहाई जो है वो हम उस पे जो स्टांस ले लें, वो चीज़ आपका और मेरा तो ये इस बात पे हमने खुद देखा है। मैं तो हमेशा विटनेस करता हूँ, देखता रहता हूँ कि किस तरह से लोग जो हैं वो इससे इन्फेक्ट होकर हॉस्पिटलाइज हुए हैं, और फिर उनके अपने प्यारे उनके यहाँ जो है वो उन्होंने खोया है। तो ये बहुत बहुत तकलीफदेह अमल होता है, लेकिन अब उस पे बहुत सारे लोग भी ये हो जाएगा। अब देखें, हर एरिया की डायनेमिक्स अपनी है। हमने ये NCOC के पे भी ये हमने डिस्कस किया था कि कराची हैज़ अ डिफरेंट डायनेमिक्स। आप लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, शायद आप एक गली को बंद कर देंगे तो शायद स्मार्ट लॉकडाउन इम्पोज हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर वर्टिकल पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, यहाँ पर गलियां बहुत ज़्यादा हैं, यहाँ पर रास्ते निकलने आने जाने के बहुत ज़्यादा हैं। आप एक रास्ता आप पूरी कराची की पुलिस लगा के शायद एक एरिया बंद कर सकें, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। हमें कराची के डायनामिक्स को देख के डिसीजन लेना होता है, और फिर इसी तरह से हमने हैदराबाद के डायनामिक्स को भी देख के डिसीजन लेना पड़ता है, और जाहिर है सिंध के जो बाकी बड़े शहर हैं। तो आपके मुताबिक जो कासिम साहब डिसीजन जो भी लिया, आप ये कह रहे हैं कि 23% से 20%, और अकॉर्डिंग टू यू के कल तक ये 18 से 17% तक आ गया था, ऐसा ही है? बिल्कुल, अच्छा, बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, तो कल हमारे पास जो रिपोर्ट्स होंगे जी, अब जो अय्याम आ रहे हैं वो बड़े अहम हैं, और मुहर्रमुल हराम के हवाले से भी हम गुफ्तगू करना चाह रहे थे कि हम 17-18% तक लेके आए हैं। अब मातमी जुलूस निकलेंगे, मजालिस बपा होंगी, तो ऑल्दो के जो वहाँ के स्टेक होल्डर्स हैं वो ये कह रहे हैं, जितनी भी अहले तशय्यो तंजीमें हैं उन्होंने भी इस चीज़ का यकीन दिलाया है कि हम हर जगह जो है वो इस चीज़ का ख्याल, SOPs का ख्याल भी रखेंगे और वैक्सीनेशन भी हम कराते रहेंगे। सिंध हुकूमत की क्या पॉलिसी है इस हवाले से?
देखिए, हमारी इस पे नासिर शाह साहब, सईद गनी साहब, सीएम साहब ने एक कमेटी बनाई थी जिसमें इन तमाम स्टेक होल्डर्स को से मिल के बात करनी थी। उसमें ज़ाहिर है हमारी हेल्थ एडवाइजरी भी साथ थी और हमने भी उनको सपोर्ट किया था कि आप सबसे बुनियादी बात है कि ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें, बल्कि ये हमने NCOC पे भी डिस्कस किया था कि आप जो इनकी मजालिस होती हैं उनको आप टेलीवाइज कराएं ताकि लोग इनफैक्ट उनकी जो बरकत है वो उनसे मुस्तफीज़ भी हों और वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो बाहर ना निकल सकें फिज़िकली। वो बाहर आके किसी एक जगह पर शरीक होने से बेहतर है कि वो टेलीवाइज हो जाए। नंबर एक बात। नंबर दूसरी बात ये कि उन्होंने खुद हमें एश्योर किया है कि हम बाहर ओपन ग्राउंड्स में रखेंगे, मास्क को हम मैंडेटरी करेंगे और वैक्सीनेशन को हम मैंडेटरी करेंगे। और तीसरा उनका मुतालबा था कि हमारे पास जो हमारे बड़ी इमाम बारगाहें हैं या हमारी जो इस तरह की जितनी जगह हैं वहाँ पर आप हमें वैक्सीन सेंटर्स बना के दें और टेस्टिंग फैसिलिटी भी प्रोवाइड करें। तो हमने उनकी जितने उन्होंने जो हमें नंबर दिए थे उन नंबर्स पे वो जगहें थी उन पे हमने वैक्सीन सेंटर भी बना दिए हैं और एक आधा 2 रहते हैं, शायद आज इंशाल्लाह वो भी हो जाएंगे। और प्लस हमने वहाँ पर टेस्टिंग सर्विस का भी बंदोबस्त किया है। उससे रैपिड टेस्ट होता है कि आप उनकी रैपिड टेस्टिंग करें, अगर खुदा न खास्ता कोई पॉजिटिव आए तो आप उसको वहीं से आइसोलेट कर दें और उनको वापस भेज दें। और कासिम साहब ये बड़ा अच्छा इकदाम है क्योंकि जाहिर सी बात है जिस तरह मुहर्रम उल हराम की भी बात कर रहे हैं और उसको देखते हुए मद्देनजर रखते हुए मातमी जुलूस या जितने भी जुलूस निकलेंगे उसको सामने रखते हुए सिंध हुकूमत की पॉलिसी बड़ी अच्छी है और अल्लाह करे कि ये इसी तरह से पूरा मुल हराम इसी तरह से चलती रहे। बेहद शुक्रिया गुफ्तगू के लिए। कभी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। वीकेंड पर पैदा होने वाली एक तशवीशनाक सूरत हाल की बात करते हैं। हुआ कुछ यूँ कि यूएई जाने के ख्वाहिशमंद 70 मुसाफिर थे। वो पहुँचे कराची एयरपोर्ट पर और उन्होंने ये ख्वाब सजाए हुए थे कि जी उनमें से कुछ नौकरी पेशा अफराद थे और कुछ दीगर जाना चाहते थे कि जी बस हम यहाँ से अंदर जाएंगे और अब उसके बाद हम पहुँच जाएंगे। लेकिन इमाराती एयरलाइंस ने उन्हें कर दिया वापस। क्यों? क्योंकि यूएई हुकूमत ने नई सफरी पॉलिसी के तहत मुसाफिरों के लिए कोरोना रैपिड PCR टेस्ट लाजमी करार दे दिया था। बदकिस्मती से पाकिस्तानी एयरपोर्ट्स पर यह सहूलत कहीं भी दस्तयाब ही नहीं है। जी हाँ, और सामान्य मसले की तरफ तवज्जो दिलाई तो सिविल एविएशन अथॉरिटी ने वजारत खारिजा को इस मसले पर खत लिखने का फैसला किया। लेकिन सवाल यह है कि क्या खत लिखा गया है और यूएई से कितने पाकिस्तानियों का रोजगार वाबस्ता है, कितने लोगों को जो मुश्किलात हैं, अब उस मुश्किल को दूर करने के लिए क्या किया जाएगा। इसी पर बात करने के लिए पहले जरा अपने नुमाइंदे शहजाद अली की जानिब बढ़ते हैं, उनसे बात करते हैं। शहजाद गुड मॉर्निंग। मुझे सबसे पहले ये बताएं कि ये जो शर्त आयद की गई है इसके बाद जो है पाकिस्तानी मुसाफिरों को किन किन मसाइल का सामना करना पड़ रहा है, जरा रोशनी डालिएगा। जी महक, बिल्कुल जैसा कि आप लोगों ने बताया भी अपने इंट्रो में कि जो यूएई जाने वाले पाकिस्तानी मुसाफिर हैं उनकी जो तादाद है वो तकरीबन 30 से 35 लाख है। तो जब से कोविड की सिचुएशन आई है, मुख्तलिफ ममालिक की जानिब से जो शराइत आयद की जा रही हैं को पैसेंजर्स के लिए, उसमें यूएई की जानिब से इससे कबल भी कुछ सख्त शराइत जो है वो देखने में सामने आई थी। इससे कबल यूएई अथॉरिटीज़ ने QR स्कैन कोड और जो फ़ॉरेन ऑफिस से टेस्टेशन का जो मामला है ये उठाया था, लेकिन उसको फिर विदड्रॉ कर लिया गया। और अब जो रिसेंट 5 अगस्त को एक नई रिस्ट्रिक्शन यूएई की जानिब से सामने देखने में आई है, उसमें यह बताया जा रहा है कि जो मुसाफिर पाकिस्तान से यूएई के लिए ट्रैवल करेंगे उनको रैपिड PCR टेस्ट करवाना होगा। जबकि इससे कबल जो यूएई अथॉरिटीज़ ने पाकिस्तान को हिदायतनामा जारी किया था उसमें यह था कि मुसाफिर 48 घंटे कबल जो है फ़्लाइट से अपना टेस्ट करवाएंगे और वो टेस्ट की रिपोर्ट लेकर एयरपोर्ट पे जाएंगे और वो ट्रैवल कर सकेंगे। लेकिन अब मुसाफिरों पर जो अचानक नई रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई उसके बायस जो है वो जुम्मे वाले दिन यहाँ पर जो है वो इस्लामाबाद, कराची, लाहौर और डिफरेंट एयरपोर्ट्स पर यह देखने में आया कि कई मुसाफिर जो है वो उनकी फ़्लाइट्स मिस हो गई और वही मुसाफिर वापस जा पाए हैं जो यूएई से पाकिस्तान ट्रैवल करके आए थे और उन्होंने रैपिड
PCR टेस्ट जो है वो रिपोर्ट उनके पास थी, तो वो उन मुसाफिरों को जो है वो बोर्डिंग कार्ड जारी हुए और वही वापस जो है वो UAE के लिए ट्रैवल कर सके हैं। इस हवाले से काफ़ी तशवीशनाक सिचुएशन थी जब एयरपोर्ट्स पर, तो फिर जो है वो सिविल एविएशन अथॉरिटी ने वजारत खारजा को एक लेटर लिखा है कि UAE के जो मुतलका हुकाम हैं उनसे इस मामले को उठाया जाए और उन्हें कहा जाए कि पाकिस्तान के किसी भी एयरपोर्ट पर इस वक्त जो है वो रैपिड PCR टेस्ट की जो है वो फैसिलिटी मौजूद नहीं है। तो जब तक हम लोग इस चीज़ के अरेंजमेंट्स करते हैं तो इस दौरान कई मुसाफिर जो हैं वो उनकी फ़्लाइट्स मिस हो जाएंगी, वहाँ पर लोगों ने जाना है जॉब और दीगर जो उनके वहाँ पर मामलात हैं UAE में उसके हवाले से। अच्छा तो शहजाद, जरा एक और बात जरा मुझे बताएं कि क्या सिर्फ वो लोग जा सकते हैं जिनके पास वर्क परमिट है या फिर विजिट वीजे वाले भी जा सकते हैं? महक, इसमें जो है वो सिर्फ गोल्डन वीज़ा होल्डर और जो UAE नेशनल्स हैं उन्हें ही सिर्फ अलाउ किया जा रहा है कि वो UAE के लिए ट्रैवल कर सकते हैं। इस हवाले से लेकिन एक और चीज़ जो देखने में आई है कि कुछ मुसाफिर जिनके लिए जॉब कॉल्स आ रही हैं वहाँ से UAE अथॉरिटीज़ की जानिब से कि आप इस टाइम पीरियड के दौरान अगर जॉब पर नहीं पहुँचते तो आपकी जो है वो जॉब कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया जाएगा। तो वो मुसाफिर जो है वो अब कनेक्टिंग फ़्लाइट से कुछ जो है मुसाफिर बाकू, ताशकंद और ताजिकिस्तान के रास्ते जो है वो UAE जाना चाहते हैं और इस रूट को वो फॉलो भी कर रहे हैं, लेकिन ये रूट काफ़ी कॉस्टली है। अगर मैं बात करूं तो जो आज PIA के या डिफरेंट एयरलाइंस के टिकट्स हैं वो तकरीबन अगर पाकिस्तान से आप UAE जाते हैं तो 60 से 70 हज़ार में ईजिली मिल जाता है, लेकिन जो लोग कनेक्टिंग फ्लाइट्स के थ्रू जा रहे हैं UAE उनके लिए ये पैकेज 2.5 से 3 लाख रुपए तक जो है पहुंच जाता है। अच्छा शहजाद, यहाँ से इस्लामाबाद या लाहौर से आपको ट्रैवल करके ताजिकिस्तान जाना होगा, वहाँ पे जाके आपको स्टे करना होगा, वहाँ से आपको नया कोविड टेस्ट करवा के वहाँ से आपको UAE की फ्लाइट लेनी होगी। यानी ये फिर लंबा लेंथी प्रोसेस हो गया जिसके बायस जो है वो काफ़ी पैसेंजर जो है वो परेशान भी हैं। शहजाद, ये बताएं, ऑब्वियसली हम सबको ही पता है कि ये रैपिड टेस्टिंग क्या है, बट ये उन लोगों के लिए हम सादा अल्फाज में उनको ज़रूर समझाना चाहते हैं कि जो ये घर बैठे देख रहे होंगे और अगर तो वो जाना भी चाह रही हैं UAE और वो मुलाजमत पेशा हैं और पहली बार वो ये चीज़ सुन रहे हैं कि यार ये रैपिड PCR टेस्टिंग ये क्या भला है, ये हम कहाँ से करवाएं, तो इस हवाले से आप मुझे बताएं अगर तो एयरपोर्ट पे सहूलत मौजूद नहीं है। फैसल, इस वक्त अगर मैं बात करूं तो जो रैपिड PCR टेस्ट की फैसिलिटी है वो तकरीबन पाकिस्तान में बहुत ही लिमिटेड जो है वो जो प्राइवेट सेक्टर के हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे अवेलेबल है। कराची में एक हॉस्पिटल में अवेलेबल है, इस्लामाबाद में जस्ट एक हॉस्पिटल में अवेलेबल है। तो लेकिन जो UAE अथॉरिटीज़ की जानिब से रैपिड PCR टेस्ट की जो रिस्ट्रिक्शन लगाई गई है उसमें यह है कि ये इमीडिएटली आपको फ़्लाइट से तकरीबन 4 घंटे कबल एयरपोर्ट पर ही करवाना होगा। इसकी वो जो बताते हैं जस्टिफिकेशन वो ये दी जा रही है कि मुसाफिर जब घर से टेस्ट करवा के आता है तो ट्रैवलिंग के दौरान घर से एयरपोर्ट तक उसको कोरोना के जो इन्फेक्शन का चांसेस हैं, तो अगर एयरपोर्ट से मुसाफिर करवाएंगे तो वहीं पे उनको बोर्डिंग और ये सहूलत एयरपोर्ट पे होना जरूरी है क्योंकि जैसे UAE की पॉलिसी है कि इतने घंटे और इतने घंटे से पहले होना लाजिम है, तो इस पॉलिसी पे वहाँ के लिए ट्रैवल करना बड़ा जरूरी है। शहजाद, आप साथ थे, गुफ्तगू कर रहे थे। नौशीन हामिद साहिबा भी हमें ज्वाइन कर चुकी, सेक्रेटरी बराए सेहत। बेहद शुक्रिया नौशीन साहिबा वक्त देने के लिए। सबसे पहले तो वो हम सवाल जो कि हर कोई पूछना चाह रहा है, मेरा उनसे सवाल वही होगा, लाइन उनकी हमसे ड्रॉप हो गई है और हम दोबारा राबता बहाल करने की कोशिश करेंगे। शहजाद जैसे गुफ्तगू भी कर रहे थे कि जनाब 4 घंटे कबल ये PCR जो टेस्ट है, ये रैपिड टेस्ट जो है, ये करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा शहजाद, एक और बात बताएं अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, कराची की तरह इस्लामाबाद के एयरपोर्ट्स पे भी ऐसे ही मनाजिर देखने को मिले? क्योंकि इस्लामाबाद की जब हम एयरपोर्ट की बात करते हैं तो सहूलियात के लिहाज से वैसे है तो वो भी काबिल कबूल नहीं, लेकिन शायद वफाकी हुकूमत की जानिब से वहाँ पर कोई इंतजामात किए गए हों बेहतर, तो प्लीज़ ज़रा बताएगा कि वहाँ पर भी ये सहूलत मौजूद नहीं है, यानी पाकिस्तान के किसी एयरपोर्ट पर ये सहूलत नहीं है। जी महक, बिल्कुल इस हवाले से हमारी सिविल एविएशन हुकाम से बात भी हुई थी और उनका ये कहना था कि हमारे पास रैपिड एंटीजन टेस्ट जो है वो उसकी फैसिलिटी मौजूद है, और वो भी हम सिर्फ उन मुसाफिरों के लिए जो बैरून मुल्क से ट्रैवल करके पाकिस्तान आते हैं और उनको हम ये फैसिलिटी दे रहे हैं। जो जाने वाले मुसाफिर हैं, इसके हवाले से सिविल एविएशन ने जो वजारत खारजा को जो लेटर लिखा है उसमें यह कहा गया है कि अगर UAE अथॉरिटीज़ को टेस्ट रिक्वायर्ड है तो जब मुसाफिर वहाँ पर पहुँच जाएंगे UAE तो वहाँ पर जाके इनका दोबारा टेस्ट किया जा सकता है। तो ऐसे में अगर UAE अथॉरिटीज थोड़ा कोऑपरेट करें और वहां पर जो मुसाफिर जा रहे हैं उनकी दफा स्क्रीनिंग कर ली जाए ताकि वो जो है वो बेहतर रिजल्ट भी आ सके और वहां पर जो है वो एक दफा फिर जो है वो सारे मुसाफिरों को चेक किया जा सके। तो इस हवाले से आप देखते हैं कि वजारत खारजा ने हमारी इतलात के मुताबिक जो पाकिस्तानी हाई कमीशन UAE में है उसको लेटर लिख दिया है और खत लिख दिया है, लेकिन इस वक्त सूरत हाल फिर क्या अब बनेगी
हम बात करेंगे पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए सेहत नौशीन नाम साहबा हमारे साथ मौजूद हैं। नौशीन साहबा बहुत शुक्रिया नया दिन को वक्त देने के लिए। मैम ये बताइए, पाकिस्तान में PCR रैपिड टेस्टिंग की सहूलत मौजूद है एयरपोर्ट्स पे? जी, इस वक्त ये वाली टेस्टिंग की फैसिलिटी मौजूद नहीं है, क्योंकि इससे पहले किसी भी एयरलाइन ने ये रिक्वायरमेंट हमें नहीं बताई थी। सिर्फ एक एयरलाइन है इस वक्त भी, जो कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की एयरलाइन है। इसके अलावा बाकी जितनी एयरलाइंस है, किसी ने भी ये रिक्वायरमेंट हमें नहीं दी है। और इन्होंने भी एक सडनली एक अनाउंसमेंट की थी, जिसकी वजह से हम लोग प्रिपेयर्ड भी नहीं थे और इन्होंने हमें उसका कोई रिएक्शन टाइम भी नहीं दिया था। इसके लिए अब जिस तरह से आपको पहले बताया कि हुकूमत जो है वो काम कर रही है। हम लोगों ने ऑफर किया है कि सिविल एविएशन अथॉरिटी जो है वो इनसे राब्ते में है कि अगर उनकी जो रिकग्नाइज लैब्स हैं, अगर हम उनको वहाँ पर जगह दे देंगे, हम उनको जगह प्रोवाइड करने को तैयार हैं कि वो वहाँ आके अपने अपने डेस्क जो हैं वो सेटअप कर लें। और ये बहरहाल ये सिर्फ एक एयरलाइन है जिसके साथ ये इशू आ रहा है और इसको रिजॉल्व करने की कोशिश की जा रही है ताकि पैसेंजर्स जो है वो फैसिलिटेट। तो नौशीन साहब, कब तक हल हो जाएगा, कब तक इस सहूलत से आरास्ता एयरपोर्ट्स हो जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे पाकिस्तानी ऐसे हैं जिनका रोजगार वाबस्ता है? बिल्कुल जी, इसको बिल्कुल प्रायोरिटी बेसिस के ऊपर किया जा रहा है जी। और इससे पहले जिस तरह से आपको बता रहे थे कि हमारे पास रैपिड एंटीजन टेस्टिंग तो थी, मगर किसी मुल्क ने, किसी एयरलाइन ने हमें ये रिक्वायरमेंट इससे पहले नहीं दी थी। और हम कोशिश यही कर रहे हैं कि इसका कोई वे आउट निकले, ताकि जल्द से जल्द जो है कोई ऐसा सोल्यूशन आ जाए जो उनको भी एक्सेप्टेबल हो और हमारे लिए भी जो आसान हो। अच्छा नौशीन साहबा, जैसे कि हम बात कर ही रहे हैं, हमें नहीं पता कि अब खुदा ना खास्ता कोई और चीज़ डेवलप ना हो रही हो वायरस की। अगर हम बात करें तो पिछले 1 साल से 1.5 साल से हमने देखा कि इस वायरस ने अपने आप को अडेप्ट किया, फिर उसके बाद इसकी पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी लहर आई। क्योंकि सिचुएशन बदल रही है, इसलिए मुख्तलिफ ममालिक मुख्तलिफ अपनी पॉलिसीज़ भी चेंज कर रहे हैं। तो क्या हमें एक स्टेप अहेड नहीं होना चाहिए अपनी उन पॉलिसीज़ से, अगर एयरपोर्ट्स पे ये सहूलत मौजूद हों? और साथ में अब ये भी हम आपको बताएं, आपको भी ये पता होगा कि इंटरनेशनल की तो फिर उन्होंने थोड़ी पाबंदी लगाई हुई है, बट ये पर्सनल एक्सपीरियंस है, जब आप डोमेस्टिक कर रहे हैं फ्लाई, इतनी ज़्यादा सख्ती नहीं है। तो इन दोनों का मुझे बताइएगा कि डोमेस्टिक के हवाले से भी सख्ती थोड़ी बहुत होनी चाहिए। जी बिल्कुल, डोमेस्टिक फ़्लाइट्स के लिए भी ये बिल्कुल इशू कर दी गई हैं हदायत के जिस शख्स के पास वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट नहीं होगा वो प्लेन बोर्ड नहीं कर सकेगा। और कई जगहों पे पैसेंजर्स को ऑफलोड भी किया गया जिनके पास वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट नहीं था। इसकी मतलब है कि ये एक और सहूलत भी है कि अगर आप उसी वक्त अपना 1166 पे ID कार्ड नंबर डालते हैं तो वो भी आपका स्टेटस बता देता है कि आप फुली वैक्सीनेटेड हैं या आपकी क्या सिचुएशन है वैक्सीनेशन के हवाले से। तो बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता ये पाबंदियां जो हैं ये मैं समझती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा की जा रही हैं ताकि लोग जो है वो वैक्सीनेशन की तरफ आएँ। और इससे फ़र्क भी पड़ रहा है, जिस तरह से आपने देखा है कि वैक्सीनेशन सेंटर्स पे रश भी हो रहा है और हमारी वैक्सीनेशन जो है अब वो 11 लाख पर डे से भी ज़्यादा एक्सीड कर गई है। क्योंकि जिस तरह पहला करोड़ जो था उसको तकरीबन 113 दिन लगे थे और जो तीसरा करोड़ था वो सिर्फ 16 दिन में हो गया था। और मैं समझती हूँ कि ये चौथा करोड़ जो है वो इससे भी कम दिनों में जो है वो हम ये टारगेट अचीव कर लेंगे। तो इंशाल्लाह ताला हमारा इरादा यही है कि जब 60% पॉपुलेशन हमारी वैक्सीनेट हो जाएगी तो फिर हम पाबंदियों में नरमी करने के काबिल हो जाएंगे कि तब जिंदगी थोड़ी सी मामूल की तरफ आ सकेगी। पर अभी उसमें कुछ 2-4 महीने और लगने हैं। तब तक लोगों से यही दरख्वास्त है कि वो जो भी हुकूमत उनको हदायत दे रही है उसके ऊपर अमल दरामद करें और SOPs पे भी अमल करें, वैक्सीनेशन भी जल्द से जल्द। मुख्तसरन ये बताइएगा कि क्या मुश्किल वक्त गुजर चुका है या हमें आगे के लिए मजीद प्रिपेयर होना है? देखिए जी, मुश्किल वक्त अभी तो है। जब तक चौथी वेव जो है वो हम अभी इसको कुछ मैं समझती हूँ कि 2-3 हफ्ते लगेंगे इस वेव को पूरी तरह से काबू करने के लिए। तो तब तक तो थोड़ा सा मुश्किल वक्त है। लोगों की कोऑपरेशन की जरूरत है। हुकूमत अपनी तरफ से हर मुमकिन इकदाम उठा रही हैं कि हम जल्द से जल्द जो है इसको कंट्रोल करें, मगर अभी 2-3 हफ्ते लग सकते हैं। ठीक है नौशीन साहबा, बेहद शुक्रिया, आप गुफ्तगू कर रही थी और साथ हमारे नुमाइंदे भी हमारे साथ मौजूद थे, आपका भी बेहद शुक्रिया शहजाद। लेकिन जिस तरह से हम कह रहे हैं इंटरनेशनल फ्लाइट से डोमेस्टिक फ्लाइट, आई थिंक डोमेस्टिक में भी ऐसे ही होना चाहिए कि आप बजाय इसी के पैसेंजर्स को वापस भेजें, आप वहीं पे उनको वैक्सीन लगवा दें ना। जैसे जैसे सिचुएशन बदलती जा रही है वैसे वैसे हमें भी अपनी पॉलिसी चेंज करनी चाहिए। एक ब्रेक लें, इसके बाद दोबारा हाजिर होंगे। तो
तो पाबंदियां उठ गई हैं, इसका मतलब ये है कि जो कराची वाले हैं वो अपनी मोस्ट फेवरेट जगह यानी कि समंदर जा सकते हैं वैक्सीनेटेड अफराद। बिल्कुल, और अगर आप वैक्सीनेटेड नहीं है तो आप कहीं भी नहीं जा सकते, घर में रह सकते हैं, एक कमरे से दूसरे कमरे में जाएं। बस कराची वालों के लिए हॉक्स वे समेत दीगर पॉइंट्स जो है पिकनिक उनका वो जो खुल चुके हैं, और ये बड़े बेहतरीन पॉइंट्स है कराची वालों के लिए पिकनिक के। दिलचस्प बात यह है कि अब हॉक्स वे जाने वाले जो अफराद हैं उनका सफ़र बहुत ज़्यादा हो गया है आसान। ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इससे पहले जो लोग हॉक्स बे जा रहे थे वो किस तरह जा रहे थे, पहले वो जाते थे, वापस आते थे, फिर गाड़ी पे काम करवाते थे अपनी उसके एक्सेल पे, क्योंकि बहुत बुरी सिचुएशन थी। वो जो सड़क थी उसमें बहुत हैवी ट्रैफिक भी जाती है, तो पूरी टूट फूट की शिकार थी। लेकिन अब हुकूमत ने हॉक्स बे जाने वाली सड़क बिल आखिर तामीर कर दी है। इसी सड़क पे एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तजा वहाब भी सफर कर रहे हैं। हमारे नुमाइंदे संजय साधवानी उन्हीं के साथ उनसे क्या गुफ्तगू कर रहे हैं वो, और क्या वो भी सफर को एंजॉय कर रहे हैं, आइए आपको दिखाते हैं। सिंधु को मुर्तजा वहाब एडमिनिस्ट्रेटर जो कराची भी हैं वो खुद इस वक्त इस सड़क पर सफ़र कर रहे हैं हमारे साथ। उनसे इतने और फिर आपको ये सड़क भी दिखाते हैं कि कितनी अच्छी ये सड़क बनाई गई है, कितना खर्चा आया, कितनी ये किलोमीटर है। सर अस्सलाम वालेकुम, कब ये सड़क मुकम्मल हुई है और आप बताएं कि कितने किलोमीटर ये सड़क बनाई है? ये तकरीबन कोई 7.5 से 8 किलोमीटर का पैच है जो कि सैंडस्पिट रोड कहलाती है। इसको सिंध गवर्नमेंट ने KDA के ज़रिए कंप्लीट किया था, और अब इसके अंदर कुछ और काम भी हम कर रहे थे जो कि मनोड़ा बीच फ्रंट है उसको डेवलप किया जा रहा था कि वहाँ पे एक पहाड़ी टाइप जगह है जिसको हम डेवलप कर रहे हैं इनटू अ प्रोमेनाड, जहाँ पे शहरी आ पाएंगे, उसको एंजॉय कर पाएंगे, और वहाँ से बीच की एक्सेस भी दी जा रही है। सीढ़ियाँ भी बनाई गई हैं और रैंप को भी बनाया गया ताकि उसमें एक आम आदमी जा सके, इंजॉय कर सके अपनी फैमिली के साथ। और ये आप सड़क देख सकते हैं, ये सिंध गवर्नमेंट की एक बहुत अच्छी काविश है कराची वालों के लिए। मैं समझता हूँ सिर्फ कराची वाले नहीं, सारे सिंध से, सारे पाकिस्तान से जो लोग साहिली पट्टी का रुख करते हैं उनके लिए एक बहुत अच्छा तोहफा है। दूसरा मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि मौरीपुर रोड जो कि बहुत तबाह हाल थी माजी के अंदर, उसको भी सिंध गवर्नमेंट ने कंप्लीट कर लिया है, तकरीबन 8 किलोमीटर लंबा। वो भी एक पैच है जो कि बहुत तबाहाली का शिकार था, उसको भी बेहतरीन तरीके से डेवलप किया गया। 90-95% उस रोड का काम मुकम्मल हो गया और बहुत जल्द उसका काम कंप्लीट करके उसकी भी फॉर्मल इनॉग्रेशन इंशाल्लाह की जाएगी। अच्छा सर, बीच पर आने के लिए इस तरफ हमेशा एक मसला होता था कराची वालों को, नेवी वाले तंग भी करते थे, तो इस दफ़ा आपने सड़क भी नहीं बनाई है और नेवी के इलाके के आगे जो है आपको कुछ और भी बनाने जा रहे हैं, तो नेवी वाले भी आपसे लूप में हैं, वो इस दफ़ा शहरियों को तंग नहीं करेंगे, यहाँ पर आए एंजॉय कर सकते हैं। वो सिक्योरिटी चेक पॉइंट होता है जहाँ पर ID कार्ड वगैरह शनाख्त चेक करके लोगों को जाने की इजाज़त होती है, जो कि सिक्योरिटी के लिए मैं समझता हूँ कि इम्पोर्टेंट चीज़ है। बट जो एक्सेस है वो सबके लिए खुली हुई है, आप देख सकते हैं। अच्छा सर, अब आपके पास एडमिनिस्ट्रेटर का चार्ज भी है, तो यहाँ पर KMC के हट भी थे, वो किस हाल में हैं, और वो लीज वगैरह का कोई इशू भी चल रहा था, तो उसका क्या बनेगा? उसको भी जी कानून के मुताबिक एड्रेस किया जा रहा है। KMC की बड़ी प्रॉपर्टीज़ हैं, बड़ी लुक्रेटिव प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि अनफॉर्चुनेटली कौड़ियों के दाम पर रेंट पे दी जा चुकी हैं, तो उसके रेंट को भी रिविज़िट करने का एक प्रपोज़ल ज़ेरे गौर है। और इंशाअल्लाह मैंने पहले भी कहा था कि मेरा टारगेट है कि KMC को एक ख़ुद मुख्तार इदारा बनाना है, फाइनेंशियली सस्टेनेबल इदारा बनाना है, और उसके लिए जो ज़रूरी चीज़ है कि हम अपने फाइनेंसेस को मैनेज करें, उनके लिए तमाम इक़दाम उठाने का प्रोसेस बहुत जल्द स्टार्ट कर दिया जाएगा। अच्छा सर, कराची वालों के लिए क्या मैसेज है आपका एज ए एडमिनिस्ट्रेटर? इंशाअल्लाह बेहतरी होगी और शहरियों की मदद से, शहरियों की कोऑपरेशन के साथ हुकूमत भरपूर तरीके से इंशाअल्लाह काम करेगी। अच्छा, मैं इस रोड पर पहली दफ़ा आया था, ये रोड काफ़ी अच्छी बनी है, जो लोग बीच पे आने वाले हैं उनके लिए यकीनन ये रोड तोहफा है। चलें, हम संदीप से बाद में ज़रूर ये पूछेंगे कि जो मारीपुर से रोड जा रहा है क्या वही बनाया है, और जिस गाड़ी में सफ़र कर रहे थे उसमें तो आप खड्डों में भी इंजॉय कर लेते हैं। तो क्या फिर हम जाएंगे? इंशाल्लाह अल्लाह करेगा तो ज़रूर जाएंगे, अगर तो मारीपुर वाला भी रोड बन गया है तो। खैर, अब हम ज़रा बात करते हैं एक और बम्पी राइड की, और वो बम्पी राइड थी पाकिस्तान की ओलंपिक्स राइड। पाकिस्तानी वेट लिफ्टर तलहा तालिब, अब सिचुएशन देखें, वो ये कहते हैं कि ओलंपिक्स के लिए जो उन्होंने तैयारी की थी ना, वो एक स्कूल में की थी, और जब वो टोक्यो गए
तो वहाँ एक फ़िलिस्तीनी कोच ने उनकी रहनुमाई की। बिल्कुल, और ये कल हमारे ही चैनल पे गुफ्तगू कर रहे थे, जबकि रेसलर इनाम बट हैं, वो कहते हैं कि 3 साल से कोई नेशनल कैंप ही नहीं हुआ है, जो कि बड़ा डिसअपॉइंट बात है कि भाई आपके देखें कि आपके मुल्क में, और वो मुल्क जहाँ पे खेलों के मैदान को बहुत ज़्यादा आबाद होना चाहिए, वहाँ पर ये चीज़ें नहीं है। खिलाड़ी मेडल कैसे जीतेंगे? वाकई ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हर कोई जानना चाहता है कि जब खेल के मैदान आबाद नहीं है, जब आपके पास कोचेस नहीं है, ट्रेनर नहीं है। आबाद तो एक तरफ, खेल के मैदान नहीं है, आपके पास फैसिलिटीज नहीं है, जिम्नेजियम्स नहीं है। जिम्नेजियम का अगर हाल आप जाके देख लें तो उसमें जाले लगे हुए हैं, और ऐसे में कहीं कोई स्कूल में कोई ट्रेनिंग ले रहा है, कहीं किसी के पास ट्रेनर नहीं है, कहीं नेशनल कैंप नहीं लग रहे हैं। ऐसे में अगर हमारे खिलाड़ी 4th 5वीं पोजीशन पे आ जाते हैं तो हमें वाकई इनका शुक्रिया अदा करना चाहिए। और वही बात है ना फैसल, बगैर सहूलियात के, बगैर वसाइल के इन्होंने इतना माशाल्लाह अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो सोचें जब इन्हें मुकम्मल सहूलियात मिलेगी तो फिर पाकिस्तान का नाम मजीद रोशन करेंगे। वो सोच की हद तक ही महदूद है। पहले तो आपने देखा कि किस तरीके से हमारे मुल्क में स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज़ का फुकदान है। बार बार हम एक बार फिर उसी बयान पे अपना फोकस रखते हैं कि जो वज़ीर आज़म इमरान खान ने दिया कि बीइंग अ स्पोर्ट्स पर्सन अब वो खेलों पे ज़रूर तवज्जो देंगे। तो हम उम्मीद हमने पूरी रखी हुई है, क्योंकि हमारे देनी चाहिए क्योंकि हमारे लोग भी सपोर्ट करते हैं, और साथ में अब हौसला अफजाई करने के लिए जो हमारे क्रिकेटर्स हैं वो भी मैदान में आ गए हैं, और ऐसे में नेक ख्वाहिशात का उन्होंने इजहार किया है। तो सबसे हौसला अफजा पता है मैं एक बात की थी, हौसला अफजा बात यह है कि हमारे जो बॉलिंग कोच है वकार यूनुस, जो कि स्पीडस्टर है अपने ज़माने के, उन्होंने अरशद नदीम को बड़ा सपोर्ट किया। अरशद नदीम की स्टोरी पता है क्या है? अरशद नदीम की स्टोरी ये है कि वो क्रिकेट खेल चुके हैं, और जिस वक्त वो अपना जेवलिन थ्रो कर रहे थे तो जो कमेंट्री हो रही थी टोक्यो ओलंपिक्स में, बार बार उसमें तस्करा हो रहा था कि जी जनाब ये क्रिकेट भी खेल चुके हैं, और पाकिस्तान क्रिकेट की बड़ी तारीफ हो रही थी, और कह रहे थे कि जितना ये मजबूत लग रहे हैं और जिस तरह जेवलिन थ्रो कर रहे हैं, अगर ये बॉलिंग करें तो बहुत पेस से करेंगे। तो वकार यूनुस ने और बाकी खिलाड़ियों ने भी बड़ी हौसला अफजाई की है। हम उम्मीद करनी चाहिए हम उम्मीद करते हैं कि जो अब स्टेक होल्डर्स हैं वो भी इस चीज़ को देखें, ताकि आने वाले ओलंपिक्स में हम अच्छा परफॉर्म कर सकें। वैसे पाकिस्तानी बड़े टैलेंटेड हैं, बहुत ज़्यादा। यही एक और टैलेंटेड शख्स हम आपकी मुलाकात करवाने लगे हैं। क्या कभी भी आपके साथ ऐसा हुआ सैर को निकले और एक मजेदार सुरीली आवाज़ आपके कानों में आई हो? हाँ, मैं खुद ही आ रही की आवाज़ इनको सुरीली लगी। जनाब हम आपको ये इस्लामाबाद के मनासिर दिखा रहे हैं, जहाँ पर एक पार्क, और इस पार्क पे जब लोग आते हैं तो जनाब एक सुरीली आवाज़ इनके कानों तक पहुँचती है। ज़रा आपको पहले ये आवाज़ सुनवा देते हैं, फिर इस शख्सियत से मुलाकात आपकी करवाएंगे। माशाल्लाह, ज़बरदस्त खूबसूरत आवाज़, हक नवाज साहब की आवाज़ है, हमें ज्वाइन कर चुके हैं। सर बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए। गुड मॉर्निंग। आपने हमारी मॉर्निंग को मज़ीद खूबसूरत बना दिया है। क्या माशाल्लाह आवाज़ है, अल्लाह ताला ने कितनी प्यारी आवाज़ से आपको नवाजा है। फ़ैन हो गए हैं हम आपके। मैं चाहती हूँ कि मैं आपकी ज़िंदगी के हर पहलू पे बात करूँ, लेकिन सबसे पहले लोग जिस चीज़ के मुंतज़िर हैं, मुझ समेत, फैसल समेत आपकी आवाज़ सुनना चाह रहे हैं। हम प्लीज़ गुनगुना दें, कोई खूबसूरत सा गाना सुना दें। जी, सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ आपके जितने भी स्टूडियो में जितने भी लोग हैं जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा समा चैनल का, मैं बहुत दिल से शुक्रगुजार हूँ। और नाजरीन को मेरा सलाम है, ढेर सी दुआएं हैं कि आप लोगों का प्यार है। और मैं थोड़ा सा गुनगुना देता हूँ किशोर कुमार जी का एक गीत। कोई हमदम न रहा, कोई सहारा न रहा, हम किसी के न रहे, कोई हमारा न रहा, कोई हमदम न रहा, कोई सहारा न रहा। क्या बात है, आवाज़। शाम तन्हाई की है, आएगी मंजिल कैसे, शाम तन्हाई की है, आएगी मंजिल कैसे,
जो मुझे राह दिखा दे वो इशारा न रहा, वो इशारा ना रहा। तो कोई आपने बड़ा ज़बरदस्त एक पुराना सा गाना गाया। अच्छा, हम आपसे आगे भी चल के सुनेंगे और क्योंकि 14 अगस्त का भी मौका आ रहा है तो हम आपसे कोई मिली नगमा भी सुनेंगे, लेकिन सबसे पहले हम ये जानना चाह रहे हैं कि पार्क में आपने ये जो गाना गाया जिसके बाद आप वायरल हुए, कहानी क्या है इसके पीछे, हकनवाज कौन है? बस जी कहानी यही है सर कि बचपन से शौक़ था गाने का, तो बड़ी स्ट्रगल किए आते आते बस काफ़ी अरसा गुजर गया। इस्लामाबाद में आए हुए तो ये पॉइंट मिला मुझे, सीरिया वालों का दिल से शुक्रगुजार हूँ कि काश ये मेरे पास पॉइंट ना होता तो आज किसी को कुछ पता ना होता। और आप लोगों से मेरी पहचान है सर, मुझे आज दुनिया देख रही है, मेरी सब के लिए दुआएं हैं। और हकनवाज साहब आपकी वजह से पाकिस्तान की पहचान है माशाल्लाह, जो आपकी आवाज़ है और जिस आवाज़ में आप गाते हैं। लेकिन इस गायकी से क्या आमदन होती है, घर चलता है, घर का चूल्हा जलता है? प्लीज़ ज़रा ये भी बताइएगा। बस जी ये देखिए मैंने काफ़ी इंटरव्यू में बताया है कि ये एक जो अल्लाह ताला ने जिनको सुरीले कान दिए हुए हैं, जो संगीत को अभी भी समझते हैं, वो कुछ दाद वगैरह दे देते हैं जिससे मेरा घर जो निज़ाम चलता है। अल्हम्दुलिल्लाह एक दो गाड़ियाँ भी लगाई हुई हैं, वो फर्स्ट टाइम वो धोता हूँ जाकर, फिर पिछले वक्त इधर आ जाता हूँ। तो अपनी ड्यूटी मैंने तो अपने दिल से ये ड्यूटी समझी हुई और जो आवाम की मैं ड्यूटी कर रहा हूँ। अच्छा हकनवाज, यानी कि आप जो है वो पहले यही समझें हम आपकी गुफ्तगू से कि आप गाड़ियाँ धोते हैं और उसके बाद शाम के वक्त पार्क में आते हैं, ऐसा ही है? जी सर ऐसा ही है। अच्छा, अब ये मुझे हकनवाज ये बताएं कि आपकी वीडियो तो वायरल हुई हो, जैसे कि आपने ये भी कहा कि जो सुर संगीत लय ताल वाले जो पहचानते हैं वो कोई ना कोई हदिया ज़रूर दे जाते हैं, तो क्या किसी मौसीकार या फिर किसी डिजिटल प्लेटफॉर्म से कोई गाने की रिकॉर्डिंग का अभी तक कोई आपको ऑफ़र हुई? नहीं सर अभी ऐसे कुछ भी नहीं हुआ। मैंने तकरीबन कल परसों एक स्टूडियो में अपने एक वीडियो रिकॉर्ड करवाया है लता जी का गाना, तो ऐसा अभी कुछ भी नहीं हुआ। अच्छा, और जो आपकी मशहूर हुई है उस गाने की वो बोल बड़े ही जिसको कहते हैं ना घाक और बहुत ही ज़ख्म देने वाले हैं, बहुत ज़ख्म देने वाले हैं, ज़िंदगी के सफ़र में गुजर जाते हैं जो मकाम फिर नहीं आते। तो आप ये बताइए कि आपकी आगे क्या करना चाहते हैं? क्या सिर्फ यहीं पे आप पार्क में ही गाना गाना चाहते हैं या फिर वो लोग जो कि प्रमोट कर सकते हैं आपको, उनसे आप क्या अपील करेंगे? सर देखें हर इंसान की ख्वाहिश होती है, बचपन से ही ख्वाहिश थी ये मेरी, क्योंकि मुझे अल्लाह ताला ने ये मेरे मालिक का एहसान है मुझ पर, मैं तो नहीं इस काबिल हूँ। तो देखें हर इंसान की कोशिश होती है क्योंकि वो मेहनत करते करते स्टेप बाय स्टेप, अभी देखें ना 37-38 साल हो गए मुझे, शुरू से लेकर अभी तक आते आते इतना वक्त हो गया और अल्लाह का अभी हुक्म हुआ तो मैं सबके सामने आया हूँ। तो मैं भी सर कुछ बनना चाहता हूँ, मैं भी आगे प्लेटफॉर्म पे आना चाहता हूँ, तो फिर हम ताकि मेरा भी एक नाम हो, मेरी पहचान हो। और आपकी माशाल्लाह एक पहचान, एक नाम बन गया, हमारे शो के आप मेहमान बन गए। मैं चाहूँगी इस प्लेटफॉर्म से आप एक और मजीद प्यारा सा गाना जो आप इस पार्क में खड़े होकर गुनगुना रहे हैं, 14 अगस्त का हवाले से वो सुनेंगे, लेकिन पहले इस पार्क वाला सुन लें जरा। ये जो पार्क में आप गाना गुनगुना रहे थे, प्लीज जरा कुछ अगर इसके बोल हो जाए। जी बेटा। जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकान वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकान वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। अच्छा, फूल खिलते हैं लोग मिलते हैं, फूल खिलते हैं लोग मिलते हैं, मगर पतझड़ में जो फूल मुरझा जाते हैं वो बहारों के आने से खिलते नहीं। कुछ लोग एक रोज जो बिछड़ जाते हैं
वो हजारों के आने से मिलते नहीं, उम्र भर चाहे कोई पुकारा करे उनका नाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। और नवाज साहब, आखिर में जाते जाते एक आप 14 अगस्त की मुनासबत से लाजमी हमें गाना सुना के जाएं। जी। ज़मीं की गोद रंग से उमंग से भरी रहे, ज़मीं की गोद रंग से उमंग से भरी रहे, खुदा करे, खुदा करे, खुदा करे सदा ये रोशनी रहे, ज़मीं की गोद रंग से उमंग से भरी रहे। दिल में कोई ख्वाब था बसा हुआ, नजर में एक गुलाब था छुपा हुआ, दिलों में कोई ख्वाब था बसा हुआ, नजर में एक गुलाब था छुपा हुआ, अजब बहार में खिला वो फूल माहताब का, अजब बहार में खिला वो फूल माहताब का, ये ताजगी ये जिंदगी ये रोशनी, खुदा करे, खुदा करे, खुदा करे सदा ये रोशनी रहे, ज़मीं की गोद रंग से उमंग से भरी रहे। हबीब अली मोहम्मद का आपने बहुत ही खूबसूरत मिली नगमा पेश किया है, और इस ही दुआ के साथ कि ज़मीं की गोद रंग से उमंग से भरी रहे, आपकी भी ज़िंदगी इसी तरीके से खूबसूरत रहे, और आप जो चाह रहे हैं खुदा आपको उसमें ज़रूर कामयाब करे। बहुत शुक्रिया। तो कितना महक टैलेंट है हमारे यहाँ, वही ना, बस ये कि प्लेटफॉर्म्स की कमी है, लेकिन खैर हमें जितना टैलेंट हमारे सामने आता है हम चाहते हैं कि हम नए दिन के ज़रिए आप तक वो टैलेंट पहुँचाएँ, वो उनकी काबिलियत आपको दिखाएँ। अभी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जनाब। खतरनाक वायरस की बात करेंगे, पूरी दुनिया इसकी लपेट में है और ये वायरस हर कुछ महीनों के बाद एक नई शक्ल इख्तियार कर लेता है। कोरोना वायरस के फैलाव की जब हम बात करते हैं तो सिंध हमें नज़र आ रहा था, ख़ास तौर पर कराची के, यहाँ पर वायरस जो है वो बहुत तेज़ी से फैल रहा है। लेकिन ज़रा लाहौर की अगर हम बात कर लें, पंजाब का जो है वो जनाब सूबाई दारुल हुकूमत है, और सहूलियात के लिहाज से हमेशा जब भी लाहौर की बात की जाती है तो हमें नज़र आता है कि पंजाब हुकूमत बड़ा अच्छा काम कर रही है। लेकिन जनाब लाहौर में मस्बत केसेस की शरह 9.2 तक पहुंच गई है। बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है। शहर में 565 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। हमें याद है कि हमने पिछले दिनों ये भी अपने नाज़रीन को बताया था कि अब तो एक मुहिम भी शुरू की गई है, घर घर जाकर लोगों को वैक्सीनेशन क्या कहने के लिए, मास्क तकसीम करने के लिए। क्या ये तमाम जो मुहिम चलाई गई थी ये बेसूद साबित हुई? वैसे आप अभी होकर भी आए लाहौर से, तो आप दोनों शहरों में क्या कंपैरिजन करोगे? क्या कराची वाली सिचुएशन खुदा न खास्ता बनने जा रही है, या फिर जिस तरह यहाँ पे एक हफ्ते के लॉकडाउन लगाया, क्या उस तरह की कोई इक़दाम वहाँ पे लिया जा सकता है? जैसे लाहौर में है ना कि लाहौरी बड़े आज़ाद खुद को महसूस करें और कोई रोक टोक नहीं है, क्योंकि मैं अगर किसी फार्मेसी में गई या बेकरी में गई तो कोई पूछ नहीं रहा, अच्छा आपने मास्क लगाया, ओके फाइन आप जाएँ, आपको कोई रोकेगा नहीं। अगर इसी तरह की सिचुएशन बरकरार रही और पाबंदियाँ सख्त ना की गई तो खुदा न खास्ता हमें कराची वाला माहौल देखना पड़ सकता है कि एक हफ्ते के लिए मुकम्मल लॉकडाउन हो सकता है। लाहौर की सूरत हाल पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है कमिश्नर लाहौर कैप्टन रिटायर्ड उस्मान साहब ने। उस्मान साहब, बेहद शुक्रिया आपके वक्त का। कोरोना की चौथी लहर है, इंतहाई ख़तरनाक साबित हो रही है। क्या आदादो-शुमार आप अभी तक हमारे साथ शेयर कर सकेंगे कि आज मस्बत केसेस की शरह क्या रही है या क्या है? अब जी बिल्कुल, मस्बत केसेस की जो शरह है वो अगर देखा जाए पिछले तकरीबन 15-20 दिनों का जो हमारा मुशाहिदा है उसके अंदर वो बढ़ रही है, लेकिन अलार्मिंग हद तक नहीं बढ़ रही। मतलब ये बढ़ ज़रूर रही है, हमारे लिए ये कॉज ऑफ कंसर्न है। इसको रोकने के लिए इस वक्त मेजर्स लेने की ज़रूरत है, बजाय इसके कि हम इंतज़ार करें और खुदा न खास्ता हफ्ता 10 दिन बाद हमें ज़्यादा एक्सट्रीम मेजर्स लेने पड़े।
तो इसलिए ये शरह तो बढ़ रही है। 5.7% अगर देखा जाए पिछले 3 दिनों की रोलिंग एवरेज, आज हम इस वक्त हमारे मुशाहिदे में है, लेकिन ये अगर 20 दिन पहले की बात करें तो ये 1% से नीचे थी। ओके, इसका मतलब ये इस तनासुब के साथ ये बढ़ी है। रोज़ाना की बुनियाद पर थोड़ा बहुत केसेस में ना सिर्फ पॉजिटिविटी की साइड पे बल्कि डेली एडमिशंस की साइड पर भी इजाफा जो है तो वो देखने को मिल रहा है। लिए फिर और आप ये वो वक्त है जिस वक्त में हमें एक्चुअली काम करने की, यानी कि जो सोशल मेजर्स हैं उनको सख्त करने की ज़रूरत है। यही चीज़, तो क्या वो सोशल मेजर्स क्या होंगे? क्या स्मार्ट लॉकडाउन होगा या फिर जो कराची की हमने सिंध की सिचुएशन देखी थी उस तरीके का कोई हफ्ते का 1.5 हफ्ते का कोई लॉकडाउन लगाएंगे? ओवरऑल ड्रॉप हो गई जी, आई थिंक शायद लाइन हमारी ड्रॉप हो गई है। कैप्टन रिटायर्ड उस्मान साहब हमारे साथ मौजूद है और लाहौर की सूरत हाल जैसे वो बता भी रहे हैं, लेकिन फैसल वही बात है, कहीं पे सिचुएशन अगर कम है या ज़्यादा है, उसमें ज़रूरी ये है कि आप आवाम के ऊपर फिर इतनी सख्ती कर दें कि वो मास्क के बगैर बाहर निकलने का सोचे ना। जैसे हमने कराची में देखा कि 1 हफ्ते का मुकम्मल लॉकडाउन लगा। अब कराची की आवाम थोड़ी इतनी एक्टिव हो गई कि मास्क के बगैर कहीं नहीं जाना। लेकिन अगर हम लाहौर की बात करें तो लाहौरी जो है वो ज़्यादा खुद को आज़ाद ख्याल या ये कहते हैं कि जी आज़ादी में महसूस करते हैं कि मास्क अब उतार दिया है, अच्छा जी चौथी लहर है, अब तो लाहौर में जो है वो जनाब इतना फैल नहीं रहा कोविड। ऐसा नहीं, अगर आप एहतियात नहीं करेंगे, बेहतियाती बरतेंगे, तो वो चाहे लाहौर, कराची, इस्लामाबाद हो, तो वहाँ पर कोविड बढ़ता जाएगा। उस्मान साहब फिर हमारे साथ मौजूद है। तो उस्मान साहब, यही मैं आपसे पूछ रहा था, आपने खुद कहा कि डे बाय डे थोड़ा सा ही लेकिन रेट बढ़ रहा है, लेकिन इस थोड़े को थोड़े पे ही रोकने के लिए आप क्या मेजर्स लेने जा रहे हैं? देखिए जी, आपके इल्म में होगा कि 2 तारीख को एक कॉम्प्रिहेंसिव ऑर्डर निकला सोशल मेजर्स के हवाले से, जिसमें टाइमिंग्स को और मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ को रेगुलेट करने के हवाले से बात की गई। हम आजकल 2 चीज़ों के ऊपर लाहौर में एम्फेसाइज़ कर रहे हैं। एक तो सोशल मेजर्स की इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर, SOPs की इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर, और दूसरा वैक्सीनेशन के ऊपर। क्योंकि हम सबको ये रियलाइज़ करने की ज़रूरत है कि जितनी तेज़ी के साथ हम अपने लोगों को वैक्सीनेट कराएँगे उतनी ज़्यादा हमारे लिए ये मुमकिन है इस वेव को या इसके बाद आने वाली वेव्स को कंट्रोल करें। सोशल मेजर्स के हवाले से अगर बात करें, मास्क के हवाले से हमने बहुत सख्ती की हुई है। टाइमिंग्स के हवाले से कल हम तमाम टीम्स जो थी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशंस की वो फील्ड में थी। 2 दिन ये जो ऑफ डेज़ थे या क्लोज डेज़ थे इनको ऑब्ज़र्व किया गया। इक्का दुक्का वायलेशन ज़रूर रिपोर्ट हुई जिनके ऊपर एक्शंस लिए गए, अदरवाइज़ जनरली लोगों की तरफ से कॉपरेशन था। और ये सेंस ऑफ रियलाइजेशन ही है जिसकी वजह से आपको अब इस वक्त सूरत हाल जो है वो लाहौर में बतदरीज कंट्रोल में नज़र आती है बनिस्बत दूसरे इलाकों के। और ये सख्ती जो है ये इस वक्त करना जो है वो लोगों के फ़ायदे में है और हमारे हेल्थ सिस्टम के फ़ायदे में है, और हमारा जो ओवरऑल कोविड की फ़ाइट है उसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि लोगों के अंदर ये सेंस ऑफ रियलाइजेशन रहे कि उनकी एहतियात की वजह से ही ये सूरत हाल। और ये बड़ा ज़रूरी है कि लोगों को बार बार ये चीज़ बावर करवाई जाए कि अच्छा अगर आप एहतियात करें तभी चीज़ें कंट्रोल में, जैसे बेहतियाती बरतेंगे चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगी। कैप्टन रिटायर्ड उस्मान साहब हमारे साथ मौजूद है, बेहद शुक्रिया गुफ्तगू कर। आगे बढ़ते हैं जनाब और उस मज़ेदार चीज़ की बात करते हैं जो कि सबकी फेवरेट होती है, यानी बिरयानी। चाहे आलू वाली हो जाए या चाहे चिकन वाली या बीफ वाली। नहीं, बिरयानी है तो बीफ की है, बीफ की नहीं, चिकन की बिरयानी। और बीफ के रवाज के साथ है और उसमें ऊपर से थोड़ा सा पुदीने की गार्निशिंग हो जाए तो फिर बिरयानी आपको वहां ले जाती है जहां से वापस आना मुमकिन नहीं है। लेकिन चिकन के साथ भी ठीक है, चिकन के साथ भी अच्छी है। आप जो मनाजिर इस वक्त देख रहे हैं ये उमर कमाल साहब हैं और ये मिसेस उमर हैं। अब इनकी स्टोरी बड़ी ज़बरदस्त सी है और मोहब्बत भरी भी है और बिरयानी में मोहब्बत का तड़का हो जाए तो बिरयानी की खुशबू तो उमर कमाल साहब जो हैं वो आप इस वक्त देख भी सकते हैं कि सड़क पे जो है वो बिरयानी बना के बेच रहे हैं। अब इतनी खूबसूरत स्टोरी है कि ये एक प्रोफेशनल हैं, ही इज़ फ्रॉम लम्स और मगिल यूनिवर्सिटी से प्रोफेशनल ये आदमी है और ये 4 साल से बेरोज़गार थे और इन्होंने बहुत लोगों को कहा कि नौकरी दे दें लेकिन नहीं दी। तो फिर उसके बाद इन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं इस साइड पे आऊँ और उसके बाद इन्होंने ये तमाम तर काम करना शुरू किया। अब इसके पीछे क्या इनकी स्ट्रगल थी, कितने कैपिटल से इन्होंने स्टार्ट किया ये और अब ये कहाँ तक पहुँच चुके हैं, हमारे साथ नन अदर देन उमर कमाल साहब मौजूद हैं। उनकी मिसेस भी मौजूद हैं, उनकी वाइफ भी मौजूद हैं। तो जैसे कि कहा जाता है उमर साहब, आपसे गुफ्तगू करने से पहले हम ये ज़रूर कहेंगे हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है। देखा, मैं बिल्कुल समझ गई फैसल क्या कहने वाले थे। ऐसा ही है सर। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप, प्लीज़ बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गुड मॉर्निंग जी, यकीनी तौर पे ऐसा ही है।
ओके अच्छा सर, ये बताएं, there is a woman behind every successful man. हाँ, अच्छा ये बताएं कि आला तालीम हासिल करो और मुस्तकबिल संवारो, ये हमने तो सुना ही था, लेकिन आप इतने ज़्यादा क्वालिफाइड हैं, तो क्या स्टोरी बनी, नौकरी नहीं मिल सकी तो यहाँ आने का आपने फिर कैसे सोचा? आपने जो बात की ना कि आला तालीम के साथ, अगली आपने क्या बात की थी, मुझे सही से सुनाई नहीं दिया था। मैंने कहा आप हाईली क्वालिफाइड हैं और जितनी आपकी क्वालिफिकेशन है वो डिज़ायरेबल समझी जाती किसी भी नौकरी के लिए, लेकिन वो नहीं मिली। उसके बाद आपने जब नहीं मिली कितना स्ट्रगल किया, हार नहीं मानी, स्ट्रगल किया, और यहाँ पे आने का फिर आपने सोचा, जब सोचा किस तरह सोचा, कितनी आपको शुरू में रेजिस्टेंस मिली? पूरा सफ़र स्टार्ट से आपका कैसा वो बताएं। हाँ ठीक है, मेरा शुमार भी उन 95%, स्पेशली क्योंकि मैं पाकिस्तान में रहता हूँ तो मैं पाकिस्तान की बात करूँगा, तो मेरा शुमार भी 95% उन पाकिस्तानियों में होता है जो अल्लाह तालीम इस मकसद के लिए उनको दिलाई जाती है, ये वो खुद हासिल करते हैं कि अच्छी नौकरी कर लेंगे, और उससे आगे ना वो कुछ सोचते हैं और ना उनको समझ आता है। तो मुझे भी बहुत अरसा ये समझ नहीं आया कि मेरे पास जो भी नॉलेज और क्वालिफिकेशन है, इट्स नॉट ओनली फॉर अ जॉब, नॉट ओनली फॉर अ कंसल्टेंसी, और मैं उसको अपने लिए भी यूज़ कर सकता हूँ, और ये हदायत अल्लाह के अलावा आपको और कोई नहीं दे सकता, बंदा नहीं दे सकता। तो जितनी देर तक मुझे ये अल्लाह ने नहीं दी थी तो मैं नौकरियों के लिए धक्के भी खाता रहा, लोगों की मिन्नतें भी करता रहा, और जब अल्लाह के हुजूर पेश हो गया तो फिर काया पलट गई। इट इज़ दैट्स, मतलब कूजे में दरिया बंद कर दिया मैंने आपको। मुझे शऊर ही नहीं था कि मैं अपनी उस सारी नॉलेज, उस सारे एक्सपीरियंस जो मैं पढ़ता रहा, पढ़ाता रहा, शेयर करता रहा, और एक नौकरी, एक फिक्स टाइम अपॉर्चुनिटी की तलाश में लोगों की मिन्नतें करता रहा। मैंने कभी अल्लाह की तरफ सही तरह से, उस तरह से रजू ही नहीं किया कि आपने दिया, आप बताएं क्या करना है, उससे पूछना पड़ता है। तो जब मुझे ये ख्याल आया कि मुझे अल्लाह की तरफ वापस जाना चाहिए और उसी से पूछना चाहिए, आपने दिया था, अब आप ही बताएं क्या करना है, तो तब तक हालात ठीक नहीं थे, जब मैंने रजू कर लिया तो ठीक हो गया। वाह। और उमर साहब, हम इस पे ज़रूर आपसे मज़ीद गुफ्तगू करेंगे। मैं अपने प्रोड्यूसर से कहूँगा कि वो जो यूनिक स्टाइल है ना उमर साहब का, एक तो होता है कि जी छाबड़ी वाले होते हैं, वो आवाज़ लगा रहे होते हैं। उमर साहब जिस तरीके से एक छतरी लेके और सड़क पे खड़े हुए हैं और बहुत ही पोलाइटली जो वो किस तरह कहते हैं, हम अगर ये सुना सकें तो, अगर हम इसको थोड़ा सा सुना सकें फिर उस पर हम ज़रूर बात करेंगे। जो आपने बात की, हम मिसेस उमर से भी ज़रूर गुफ्तगू करेंगे, लेकिन इस पर मैं थोड़ा सा आपसे बात करना चाह रहा हूँ कि ये एक बहुत पोलाइट वे है, आप होममेड बिरयानी सर, और जो नहीं ले रहा वो आप उसको कह रहे हैं थैंक यू सो मच। तो हम यहाँ पे बैठ के ना, यहाँ पे ना जी सर, वो नान लेने वालों में ना, वो उनको मैं बुलाता कैसे हूँ, वो मेरे आप देख रहे हैं बहुत घुंघराले बाल हैं। जी। तो जब इस तरह के कोई घुंघराले बालों वाला वहां से गुजरता है ना, तो मैं शाउट आउट देता हूँ उसको, मैं तो किसी को नहीं छोड़ता, तो मैं आवाज लगाता हूँ होममेड बिरयानी सर। तो वो मेरी तरफ, बहुत सारे ऐसे लोग हैं बालों वाले, तो मेरी तरफ मुड़ के भी नहीं देखते। अच्छा, कुछ देखते, जो नहीं मुड़ के देखता ना, फिर मैं उसको कहता हूँ होममेड बिरयानी सर एंड अ फ्री शैम्पू फॉर यू, तो वो वापस आ जाते मेरे पास। ये जबरदस्त तरीका, दिस इज मार्केटिंग जीनियस बेसिकली। और लेट्स टॉक अबाउट, तो वो फिर मुझे कहते हैं यार शैम्पू दो पहले यार, बिरयानी ले लेंगे। फिर आप शैम्पू देते हैं? मैं उसको बिरयानी देता हूँ, शैम्पू नहीं, आसरा होता है। आसरा होता है वो जो अक्सर हम कहते हैं कि हमें हुकूमत दे रही है। अच्छा, आप आसरा अब आपने, जैसे हमने शुरू में बात कर ली थी कि एक कामयाब मर्द के पीछे जो खातून का हाथ है, तो ज़रा खातून खाना के हवाले से उनसे भी आप हमसे गुफ्तगू ज़रूर कराएं, और किस तरीके से आपने मैम ये सफ़र शुरू किया, और साथ ये बताएं अभी दम पे लगा के आ गई बिरयानी आज की? जी अल्हम्दुलिल्लाह जी, दम पे लगा के आ गई हूँ आज की बिरयानी। तो बस सफ़र ऐसे स्टार्ट किया कि बेसिकली जी मैं एक एजुकेशनिस्ट हूँ एंड हाईली क्वालिफाइड हूँ, लेकिन ये कुकिंग जो है ये मेरा शौक़ था। मैं टाइम टू टाइम इसको सीखती रही, और लाहौर अवारी से मैंने बाकायदा एक शेफ़ का कोर्स भी किया हुआ है, जो कि मुझे कभी नहीं पता था कि मैं इसको एज अ प्रोफेशन भी लेके चलूँगी। तो लेकिन बस जब अल्लाह ताला ने जो है वो
डाला हमारे ऊपर, ये वक्त आया, तो बस हमने हिम्मत नहीं हारी। हम दोनों ने अपनी अपनी एक्सपर्टीज़ यूज़ की। ज़बरदस्त। मैं कुकिंग अच्छी कर सकती हूँ, मैंने अपनी वो एक्सपर्टी यूज़ की। जी जी। और उमर साहब जो हैं वो, उनकी मार्केटिंग बहुत अच्छी है, उन्होंने अपनी स्ट्रैटेजी यूज़ की, अपनी अपनी एक्सपर्टीज़ यूज़ की हमने, और अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह से जो है वो हमने अपने काम को चलाया, और हम किसी के मोहताज नहीं हैं किसी भी सिलसिले में, और माशाल्लाह से काम चल रहा है और कामयाब तरीके से काम चल रहा है। तो मिस मुझे ये बताएं कि अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे उमर साहब को कुछ आपने सिखाया कि अच्छा धनिया ऐसे काट लो, हरी मिर्च ऐसे काट लो, लीमू ऐसे काट, क्योंकि बड़ा मुश्किल होता है ना ये, कुछ खवातीन के लिए बड़ा मुश्किल उमर साहब पहले से ही इज़ वेरी गुड एट कटिंग, वो वेजिटेबल्स पहले से ही बहुत अच्छी काटते हैं। घर में ऑमलेट बनाना हमेशा से उमर साहब जो की रिस्पॉन्सिबिलिटी रही है। बात बताओ ना, घर में नाश्ता बनाना नाश्ता बनाना आपके, वैसे देयर इज नो शेम इन इट, देयर इज नो शेम इन इट। मैं अपना ऑमलेट खुद बना लेता हूँ, वो जैसा भी हो। और बेसिकली इसने जो है वो स्टार्ट कैसे लिया कि इसने सबसे पहले मानी, क्योंकि हमारा ब्रांड नेम मानीस किचन है, तो हमने मानीस किचन के नाम से अपने घर में ही कुकिंग स्कूल बनाया। फिर ये वहाँ रुकी नहीं, फिर इसने मानीस किचन के नाम से ही यूट्यूब चैनल बनाया, और जो कि अभी चल रहा है, और मैं सारे व्यूअर्स से ज़रूर कहूँगा कि ऑल दोज हु वांट टू सपोर्ट अस, वो मानीस किचन यूट्यूब चैनल भी ज़रूर सब्सक्राइब करें, तो उससे हमारी सपोर्ट ही होगी। और बिरयानी की स्टोरी अभी आपको थोड़ी पता। आज मेरा ख्याल है मंडे है, फ्राइडे को मैंने 47 डेज बिरयानी बेचने के बाद PWD इस्लामाबाद में हम दोनों ने मिलके बारबेक्यू और डेयरी आइसक्रीम का आउटलेट भी खोल लिया, और उसकी ओपनिंग फ्राइडे को थी अल्हम्दुलिल्लाह। सो अब मैं दिन में बिरयानी बेचता हूँ ब्लू एरिया में। ये आउटकम है, और ये मेरा मैसेज है फॉर एवरीबॉडी कि अगर आप सिर्फ हिम्मत ना हारें और एक रास्ता चूज कर लें, अल्लाह पे यकीन कर लें, पहले उससे तौबा कर लें, फिर उससे मांगें और फिर सब्र कर लें, तो ये कहानी बन जाती है फिर कि बिरयानी बेचने से लेके मेरा अपना आउटलेट इन PWD मेन डबल रोड के ऊपर बहुत एक्सपेंसिव जगह के ऊपर इस चीज़ का जो सफ़र है वो 47 डेज का, और हम दोनों ने मिलकर स्टार्ट इसको सिर्फ 5,000 रुपए से किया था। ओके, यानी कि आपका जो कैपिटल जो आपने शुरू किया है इट वाज 5,000, और अभी 47 दिन बाद आप कहाँ पे खड़े हैं? आर यू सेटिस्फाइड? आपको रिटर्न आना शुरू हो गया है? अल्हम्दुलिल्लाह रिटर्न उस तरह से तो नहीं है, लेकिन मतलब हमने रिस्क लिया है। फिर जिस तरह अल्लाह मियाँ जब बाजू पकड़ने पे आता है तो रास्ते आसान होते चले जाते हैं। बेशक। मैं जिनकी शॉप है वो ही इज़ अ फैमिली फ्रेंड, मैं उनके पास बेसिकली इस वजह से गया था कि मुझे शॉप के बाहर मेरी घर वाली जो ग्रिल है वो रखने की इजाज़त दे दे, मैं रात को बारबेक्यू करूँगा। बट उसने कहा उमर भाई ये शॉप आपकी है, आप बिजनेस करें, जब पैसे हो तो दे दीजिएगा। अच्छा, आखिर में तो फिर मैंने अपने दोस्तों को बताया। सही, आखिर में सर ये हम उन नौजवानों के लिए आपसे ज़रूर पैगाम लेना चाहेंगे जो ऑब्वियसली जॉब सैचुरेशन हो जाती है मार्केट में, और आप जो पढ़ते हैं उससे रिलेटेड आपकी चीज़ नहीं मिलती। कुछ अल्फाज में बस उन नौजवानों के लिए पैगाम दे जाएं कि जिनको जॉब नहीं मिलती तो वो हिम्मत ना हारें। जी बिल्कुल, मैं तो सारों को ये पैगाम देना चाहूँगा, जिसके पास जॉब है और जिसके पास नहीं है, मतलब रोज़गार नहीं है। देखिए रोज़गार नहीं मिलने, आपको ना ये सीक्वेंस फॉलो करना पड़ेगा जो मैंने फॉलो किया जी। अगर आप ये सीक्वेंस फॉलो नहीं करेंगे, जॉब छोड़ें, आपको कुछ भी नहीं मिल सकता। कुछ भी नहीं मिल सकता। सबसे पहले आपको अल्लाह ताला के हजूर पेश होके तौबा करनी पड़ेगी अपने गुनाहों की। जब तक आप तौबा नहीं करेंगे आप उससे दुआ कैसे करेंगे? बिल्कुल ऐसा ही है। तो तौबा करने के बाद फिर आपको अल्लाह के हजूर पेश होकर दुआ करनी पड़ेगी, और उसके बाद जो आपके पास दस्तयाब वसाइल है, मेरे पास उस वक्त थे ही 5,000 रुपया, तो मैंने और उसी 5,000 से आपने शुरू किया, और माशाल्लाह आज आप जिस जगह पे खड़े हैं, मैं कहती हूँ जितने भी लोग देख रहे हैं उनके लिए आप एक मशले राय। बेहद शुक्रिया उमर कमाल साहब, उनकी मिसेज हमारे साथ मौजूद थी, और जनाब जितनी वो लोग काम करे, इतनी हिम्मत वैसे अगर हर कोई अपना लेना, उसके अंदर मौजूद हो लगन, हिम्मत, तो कोई भी इंसान पीछे नहीं रह सकता। अब हम भी आगे बढ़ जाते हैं, जरा प्रोग्राम की क्लोजिंग कर देते हैं। इंशाल्लाह कल आपसे फिर से मुलाकात होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।